हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपका बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 पर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका डीएससी 3 का आपका सब्जेक्ट है मानव विकास की समझ। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी ड्यू सोल रेगुलर एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे सब्जेक्ट में आपकी टोटल 3 यूनिट्स हैं, ठीक है। 3 यूनिट्स में से हम यूनिट नंबर 1 के जितने भी चैप्टर हैं आपके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ पे इसे विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद है आपका सेकंड यूनिट में आपके चैप्टर 1, 2, 3 इन सबको भी हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है आपका यूनिट नंबर 3, जिसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। इस यूनिट में हम तीनों चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी यूनिट नंबर 3, जिसको आज हम समझेंगे सिंपल भाषा में हर टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका सामाजिक अंतरक्रिया से उदित सरोकार एवं विकास। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सामाजिक अंतरक्रिया के अर्थ की, तो सामाजिक अंतरक्रिया का मतलब क्या है कि सामाजिक अंतरक्रिया का अर्थ है कि व्यक्तियों के बीच संप्रेषण और पारस्परिक प्रभाव। यानी अगर हम बात करें सामाजिक अंतरक्रिया की सरल शब्दों में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों के बीच में जितनी भी बातचीत हो रही है ना, लोगों के बीच जो भी आपका संप्रेषण हो रहा है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, वही आपका क्या कहला रहा है, आपका सामाजिक अंतरक्रिया कहला रही है। यानी लोगों के बीच की जो बातचीत है, लोगों के बीच में जो अंतरक्रिया हो रही है, बातचीत हो रही है, संप्रेषण हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, इंटरेक्शन जो हो रहा है, एक दूसरे से जो प्रभावित हो रहे हैं लोग, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक अंतरक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अगर हम आसान भाषा में समझे तो जब हम दूसरों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो क्या हो रहा है, हमारा सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, और इसी को फिर हम क्या बोलते हैं, हिंदी में सामाजिक अंतरक्रिया कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं विकास में जो आपकी सामाजिक अंतरक्रिया होती है उसकी भूमिका क्या होती है। तो अगर हम विकास में बात करें, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में बात करें, तो आपकी जो सामाजिक अंतरक्रिया है उसका रोल क्या है, उसकी भूमिका क्या है, ये भी जानते हैं। तो बच्चों में अगर हम देखें तो बच्चों में सबसे पहले आपकी जो भाषा है, यानी जो लैंग्वेज है, सहयोग यानी आपका कॉपरेशन, भावनाएं यानी आपकी जितनी भी इमोशंस है, और इसके साथ साथ आपकी अभिव्यक्ति यानी आप किस तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपने बातों को बता रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपका सामाजिक नियम, जिसको आप सोशल रूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए आपकी जितनी भी सामाजिक अंतरक्रिया है, ठीक है, समाज में जो लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, वो आपकी इन सारे क्षेत्रों में देखने को आपको मिलती है। अब अगर हम इसे सरल शब्दों में समझे तो बच्चा जो है ना, वो अकेले ही डेवलप नहीं होता, बल्कि उसके आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो उनसे रहकर चीज़ों को सीखता है, तब उसका विकास संभव हो पाता है, तभी उसका डेवलपमेंट होता है। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जो आपका सामाजिक अंतरक्रिया है उससे उत्पन्न होने वाले आपके कौन कौन से ऐसे सरोकार हैं जिनको आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका आता है वो है आपका सहपाठी दबाव, जिसको आप पेयर प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। फिर है आपका आत्मसम्मान, सामाजिक स्वीकृति, पहचान निर्माण, समायोजन, संप्रेषण कौशल और संघर्ष समाधान, ठीक है। तो आपका जो ये है, सबसे पहला पॉइंट जो है आपका आत्मसम्मान, यानी सेल्फ, जो आपका जो रिस्पेक्ट है, ठीक है, आत्मसम्मान जो है आपका, इसके अंदर क्या होता है, बच्चा क्या सोच रहा होता है, अपने बारे में सोच रहा होता है, ठीक है। और जब वो दूसरों से बात करता है तो उससे क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है या तो घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आत्मसम्मान का जो यहाँ पे मीनिंग है वो है कि बच्चा अपने बारे में क्या सोचता है। अगर वो दूसरों से बात कर रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अगर वो दूसरों से बात नहीं कर रहा तो उसका जो कॉन्फिडेंस होगा
उसका जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी क्या होगा फिर, कम होगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, आपका आत्मसम्मान पे। बच्चा जितनी बातें करेगा, जितना अपने बारे में सोचेगा, उसी से उसका कॉन्फिडेंस जो होगा वो बिल्डअप होगा। उसके बाद है आपका सामाजिक स्वीकृति। ठीक है, जिसको हम सोशल एक्सपेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम सोशल एक्सपेक्ट की बात करें तो इसमें क्या है कि सामाजिक स्वीकृति, यानी जो समाज में बच्चा रह रहा है, बच्चा जब समाज में रहता है तो वो समाज से क्या एक्सेप्ट करता है। ठीक है, क्या एक्सेप्ट करता है, क्या नहीं करता, यानी उसको दोस्त बनाने हैं। अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे तो अगर उसको दोस्त बनाने हैं तो वो दोस्त बनाएगा। ठीक है, अगर उसको ग्रुप्स में रहना है, पेयर ग्रुप में रहना है, तो वो क्या करेगा, ग्रुप में रहेगा। तो बच्चे के अंदर इसकी जो सामाजिक स्वीकृति है वो क्या है, बच्चा समाज से क्या एक्सेप्ट कर रहा है, कि वो दोस्त बनाए सिर्फ या फिर वो ग्रुप में रहे। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड पॉइंट है उसका मीनिंग यहाँ पे ये है। उसके बाद है आपका पहचान निर्माण। अगर हम पहचान निर्माण की बात करें, जिसको हम आइडेंटिटी फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या करता है बच्चा, बच्चा अपने बारे में सोचता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ, बच्चा जानने की कोशिश करता है कि वो कौन है या मैं कौन हूँ। ठीक है, और इसके अंदर ये समझ उत्पन्न होती है, फिर वो पहचानता है, जब वो जानने लगता है ना कि वो कौन है, तो उसके अंदर एक इंटरेस्ट बिल्डअप होता है। यानी आपका उसके अंदर जो उसका जो कह सकते हैं हम इंटरेस्ट जो होता है वो बिल्डअप होता है। ठीक है, उसकी जो रोचकता होती है वो उसके अंदर बढ़ती है, इंटरेस्ट बिल्डअप होता है। फिर उसी से उसकी जो पर्सनालिटी होती है, जो उसके व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, यानी जो उसकी पर्सनालिटी होती है, फिर उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलप यहाँ पे इससे आपका स्टार्ट हो जाता है, यानी व्यक्तित्व का जो विकास है वो होना शुरू हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि बच्चा क्या चाहता है, उसकी एक आइडेंटिटी हो, उसकी एक पहचान हो। सबसे पहले उसके मन में ये क्वेश्चन उठता है कि वो कौन है, उसका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में है। ठीक है, जब वो अपने इंटरेस्ट को पहचानने लगता है तो उसी के साथ उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, यानी उसका जो व्यक्तित्व का जो विकास है वो भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है आपका समायोजन। समायोजन यानी आपका एडजस्टमेंट। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे बच्चे के विकास में आपका जो एडजस्टमेंट है यानी समायोजन है, उसका यहाँ पे मीनिंग क्या है। तो हमें यहाँ पे सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो यहाँ पे एडजस्टमेंट का मीनिंग जो है ना आपका, वो ये है कि बच्चा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी उसकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग खुद को किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है, वो ही आपका क्या होता है, यहाँ पे समायोजन कहलाता है, यानी एडजस्टमेंट कहलाता है। सपोज दैट कि अगर बच्चा घर में है, घर में दो बहन भाई हैं, उनके बीच में आपस में जितनी भी मतलब चीज़ें हैं उनको लेके वो किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है, किस तरीके से वो बातचीत कर रहा है। ठीक है, स्कूल में किस तरीके से दोस्तों के साथ बैलेंस बना के रख रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी समायोजन में आता है, आपका एडजस्टमेंट में आता है। उसके बाद है आपका संप्रेक्षण कौशल। अगर हम संप्रेक्षण कौशल की बात करें, यानी आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसके अंदर फिर बच्चा क्या सीखता है, बात करने का सही तरीका सीखता है। यानी वो सही तरीके से किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, किस तरीके से वो बातचीत करेगा, तो वो सही तरीके से बात करना क्या करता है, सीख जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि पहले बच्चा क्या करता है, बोलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे सुनना शुरू करता है, फिर वो एंड में क्या करता है, उसे समझना शुरू करता है। तो इस तरीके से जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है ना बच्चों के अंदर, वो इस तरीके से बिल्डअप होती है, यानी आपका जो संप्रेक्षण कौशल जो है वो इसी तरीके से उसका निर्माण होता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका संघर्ष समाधान, जिसको आप कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जानते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों के बीच में जितने भी आपसी झगड़े होते हैं ना, जितनी भी उनकी परेशानियां यानी उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है, वो उनको खुद सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, संघर्ष समाधान का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो बच्चों के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स के बीच में जो झगड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद ही सॉल्व करना वो स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, संघर्ष समाधान बोलते हैं। यानी बिना लड़ाई के जब बच्चे सोल्यूशन को निकालना स्टार्ट कर देते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, संघर्ष निर्माण कहलाता है। ठीक है जी। अगर अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो आपका अंतरक्रिया है, सामाजिक अंतरक्रिया जो है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो बच्चे का जो व्यवहार है, बच्चे की जो भाषा है, उसकी जो सामाजिक स्किल्स है, बच्चा उसको सीखता है। ओवरऑल उसका डेवलपमेंट के लिए ये सारी स्किल्स उसके लिए ज़रूरी होती हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्वेश्चंस में आ जाता है कि बच्चा जो है वो सामाजिक अंतरक्रिया किस तरीके से करता है समाज में रह के। तो ये 6 पॉइंट्स को आपको फिर उसमें लिखना पड़ेगा एक्सप्लेन के साथ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके शैक्षिक महत्व की। इसका शैक्षिक महत्व क्या हुआ इस चैप्टर का।
बच्चा जो है वो कक्षा में समूह कार्य के लिए उपयोगी होता है, शिक्षक को संचार कौशल करने में इससे विकसित होता है, सहपाठियों के बीच में जितना भी संतुलन होता है उसे बनाए रखता है और सामाजिक कौशल और सहानुभूति और जिम्मेदारी भी वो सीख जाता है। ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा है क्लासरूम के अंदर जितने भी उसके पेयर्स हैं, पेयर ग्रुप्स जो है, ठीक है, फ्रेंड सर्कल जो है, उसके अंदर फिर वो किस तरीके से कॉपरेट करना है, किस तरीके से शेयर केयर करना है, वो ये सब सीख जाता है। फिर जो शिक्षक होते हैं ना, जो टीचर्स होते हैं, उनके लिए संचार कौशल उन्हें विकसित करना होता है। यानी जो शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको ये ध्यान रखना होता है कि बच्चों के अंदर आप उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, यानी संचार कौशल जो है, वो आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, तो ये भी बताना होता है। और साथ ही साथ आपका जो सहपाठी संबंध है, यानी जो आपके जो पेयर ग्रुप्स है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है बच्चों के अंदर, वो किस तरीके से उनमें बैलेंस बनाते हैं, ये भी उन्हें सिखाना जरूरी होता है। और साथ ही साथ आपका जो सामाजिक कौशल जो होते हैं, ठीक है, उनके बीच में आपको जिम्मेदारी कैसे रखनी होती है, ये भी बताता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1, जिसको मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, वो आपका किससे संबंधित है, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के बीच में जितने भी आपके संदर्भ होते हैं उन्हें समझना जरूरी होता है। यानी बाल्यावस्था से लेके किशोर अवस्था तक का जो आपका टाइम पीरियड होता है, जो अवस्था होती है, जो स्टेज होती है, उसके अंदर ऐसे कौन कौन से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं और ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसको भी जानते हैं। यानी इसके अंदर क्या फर्क होते हैं। अगर हम बात करें बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था क्या होती है, वो बहुत तीव्र अधिगम, निर्भरता, जिज्ञासा और खेल की अवस्था होती है। यानी इसमें बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं, ठीक है, निर्भर हो जाते हैं वो खुद पे ही, ठीक है, खुद पे निर्भर हो जाते हैं, खुद से सारा अपना काम करने लगते हैं, जैसे खाना खाना हो गया, चलना हो गया, बोलना हो गया। और जिज्ञासा उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, किसी भी चीज को लेके वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर आपसे करते हैं, ठीक है, हर चीज में उनके क्वेश्चन रेडी रहते हैं। और खेल की अवस्था होती है, यानी बच्चे इस अवस्था में, इस स्टेज में क्या करते हैं, वो प्ले वे मैथड से सीखते हैं, ठीक है, प्ले वे मैथड से वो क्या करते हैं, सीखते हैं। प्लेवे मेथड जो होता है इस अवस्था में सबसे, एक कह सकते हैं हम, उपयोगी मेथड आपका कहलाता है, उपयोगी गतिविधि कहलाता है, जिससे बच्चे आसानी से खेल खेल के माध्यम से बहुत सारी नई नई चीजों को, अपने आसपास की जो चीजें होती हैं उन्हें सीखते हैं। अब इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, तो विशेषता क्या है, इसमें बच्चों की शारीरिक वृद्धि यानी फिजिकल ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, भाषा का विकास होता है, बच्चे खेल खेलना सीख जाते हैं, ठीक है, और आदतों का निर्माण होता है, यानी सही और गलत आदतें भी जो होती हैं बच्चों की यहाँ से स्टार्ट होने लग जाती है। नैतिक प्रारंभिक समझ, यानी बच्चों के अंदर एक मोरल जो डेवलपमेंट है वो भी स्टार्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, अगर कोई एनिमल है तो हमें उसे मारना नहीं है, उसके पास नहीं जाना है, अगर कोई बड़े हैं तो उन्हें हमें नमस्कार करना है। तो ये सारी जो चीजें हैं, नैतिक प्रारंभिक समझ जो है बच्चों के अंदर विकसित होने लगती है। परिवार से उनका जो जुड़ाव है, ठीक है, जो लगाव है परिवार से, फैमिली से, वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो बाल्यावस्था जो आपकी होती है वो परिवार, संस्कृति, पोषण, विद्यालय, आर्थिक स्थिति से ही प्रभावित होती है। यानी बाल्यावस्था के अंदर अगर बच्चे को परिवार का एक अच्छा समर्थन मिल रहा है, परिवार एक अच्छे से केयर कर रहा है, देखभाल कर रहा है बच्चे की बाल्यावस्था के दौरान, तो उसका जो विकास है वो बहुत अच्छे से प्रभावित होता है, ठीक है, अच्छा होता है। संस्कृति, पोषण, विद्यालय, आर्थिक स्थिति, ये सारे के सारे जितने भी आपके कारक है, ये सब क्या करते हैं, आपकी बाल्यावस्था को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं किशोर अवस्था की। किशोर अवस्था जो होती है आपकी, वो जैविक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों को क्या करती है, चिन्हित करती है, और संक्रमणकालीन अवस्था ये होती है। यानी किशोर अवस्था के अंदर आपको आपके जैविक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है, आपके इमोशनल चेंजेस देखने को भी मिलते हैं आपको, और आपके सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, तो यही से आपका जो यौवन है वो आरंभ हो जाता है, यानी आपकी जो युवा की जो स्टेज है, यानी युवावस्था जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। आप अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। आपके जो जितने भी किशोर होते हैं, जितने भी टीनेजर्स होते हैं, उनके अंदर एक स्वतंत्र की चाह होती है, स्वतंत्रता की, यानी उन्हें फ्रीडम मिले ज़्यादा से ज़्यादा, वो अपनी मनमानी से सारी चीज़ों को करना पसंद करते हैं। उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव यानी संवेदनशील भी होते हैं। अपने मित्रों का इनका जो प्रभाव होता है, टीनेज जो होते हैं वो अपने मित्रों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, अपने दोस्तों से जो भी वो कर रहे होते हैं, उनके फ्रेंड्स, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। भविष्य की चिंता इनको सताती है, भविष्य की चिंता में ही रहते हैं। तो किशोरों पर परिवार का, सहपाठी का, मीडिया का, तकनीक का, लिंग का, संस्कृति का और समाज का, इन सारे कारकों का अत्यधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है इनके विकास में, ठीक है। अब हम बात करते हैं संदर्भों का प्रभाव, यानी जितने भी हमने ये कारक पढ़े, संदर्भ पढ़े, इनका क्या असर होता है। अगर हम परिवार की बात करें, तो परिवार से बाल्यावस्था हो चाहे आपकी किशोर अवस्था हो, वहां से आपको पालन पोषण की शैली मिलती है, यानी आपका जो आपकी जो पालन पोषण जो होता है वो परिवार करता है, संवाद करता है,
समर्थन बच्चे के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। वहीं विद्यालय क्या करता है, विद्यालय वातावरण क्या करता है, बच्चों को सीखने में मदद करता है, उनको डिसिप्लिन सिखाता है, अनुशासन सिखाता है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है, ठीक है, आत्मविश्वास को जगाता है। और साथ ही साथ आपका जो संस्कृति है, संस्कृति को क्या करता है, वो आपको सांस्कृतिक मूल्य सिखाता है, यानी आपकी जो कल्चर की जो वैल्यू है वो सिखाता है आपको। एक भूमिका और आपकी जो अपेक्षा है वो भी ये क्या करता है, निर्धारित करता है, डिसाइड करता है, यानी आपका जो रोल है संस्कृति के अंदर वो क्या है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है यानी जो आपकी अपेक्षाएं हैं वो क्या है संस्कृति को लेके। और साथ ही आपकी जो अर्थव्यवस्था है यानी आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब भी क्या करती है, ये आपकी प्रभाव डालती है। इसके बाद है आपका तकनीक। तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया आज क्या कर रही है, हम सभी की सोच, आदत और सामाजिक संबंधों पे बहुत अच्छा एक बड़ा जो है हम कह सकते हैं प्रभाव डालती है, और ये अच्छा माध्यम बन चुका है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 2। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 पे चैप्टर 2 था ये हमारा, जिसके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। तो चैप्टर नंबर 3 जो है आपका, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि मानव वय की अवधारणा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं शैक्षिक आपके जो क्रियाकलाप है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मानव वय की अवधारणा से समझे तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि जन्म से लेके वृद्ध तक की जो आपकी जो जीवन काल जो होता है, मानव जीवन काल, उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, मानवय बोला गया है। ठीक है, मानवय मीनिंग अगर हम सरल शब्दों में कहें कि जन्म से लेके बुढ़ापे तक का जो आपका जीवन होता है ना, उसको हम बोलते हैं मानवय। ठीक है, आसान भाषा में बोले तो इंसान की जो पूरी लाइफ की जर्नी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मानवय कहते हैं। ठीक है, यानी जो आपकी लाइफ की जो जर्नी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मानवय बोलते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, यानी कि आपका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो वो क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्राचीन समाज में बाल्यावस्था को वयस्कता से अलग नहीं माना जाता था। पहले क्या माना जाता था कि जो आपकी बाल्यावस्था है उसको अलग नहीं माना जाता था। तो बाद में मनोवैज्ञानिकों ने क्या करा, शिक्षा ने आयु विशिष्ट अवस्थाओं को स्पष्ट रूप से स्वीकार करा। आधुनिक विकासात्मक अध्ययन से यह दिखाया कि बच्चा छोटा वयस्क नहीं है, बल्कि उसकी आवश्यकताएं, उसकी क्षमताएं, उसकी सीखने की शैली अलग होती है। इस समझ पर जो आपका बाल केंद्रित शिक्षा है उसका फिर जन्म हुआ। यानी अगर सिंपल भाषा में समझे तो यहाँ पे क्या हुआ कि पुराने के समय में बच्चों को अलग स्टेज में माना जाता था। ठीक है, अलग स्टेज में नहीं माना जाता था। जो बच्चों की जो बाल्यावस्था है ना, इसको अलग स्टेज में नहीं माना जाता था। उन्हें जो छोटे अडल्ट होते हैं ना, यानी जो बड़ों जैसा ही उन्हें समझा जाता था बचपन में। और बाद में क्या बदलाव आया, जैसे जैसे आपकी जो मनोवैज्ञानिक और शिक्षा का जो डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे आपको हमारे अंदर ना सभी के अंदर एक समझ विकसित हुई। जैसे जैसे आपका एजुकेशन में डेवलपमेंट होता गया, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमने समझना शुरू करा, वैसी वैसी हमारे अंदर एक समझ उत्पन्न हुई कि हमें ये पता चला कि जो हर उम्र की जो जरूरतें होती हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी बाल्यावस्था हो, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे आपकी प्रौढ़ अवस्था हो, चाहे किशोर अवस्था हो, हर उम्र की जो जरूरतें होती हैं वो अलग अलग होती है। हर उम्र की जो क्षमताएं होती है सीखने की, वो भी आपकी अलग अलग होती हैं। तो इसलिए जो आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, यानी जो आपका बाल केंद्रित शिक्षा जो है, फिर इसका यहाँ से जन्म हुआ। ठीक है, यानी आपका जो बाल केंद्रित शिक्षा जो है, यानी आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का यहाँ से फिर क्या हुआ, जन्म हुआ। अब हम बात करते हैं आपके शिक्षा और मानवीय की। ठीक है, शिक्षा और मानवीय की अगर हम बात करें तो शिक्षा विकासात्मक अवस्था के अनुरूप और आयु उपयुक्त होनी चाहिए। उदाहरण से समझे तो छोटे बच्चों के लिए खेल, चित्र, गीत, और बड़े बच्चों के लिए कहानी, परियोजना और प्रयोग, और किशोरों के लिए चर्चा, वाद विवाद और शोध, और वयस्कों के लिए व्यवहारिक और जीवन उपयोगी सीख। यानी अगर हम सरल शब्दों में समझे तो यहाँ पे शिक्षा और मानवीय का अर्थ क्या है कि आपकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किस उम्र के अनुसार होनी चाहिए, और उसकी जो विकास की जो अवस्था है, यानी जो आपकी डेवलपमेंट की जो स्टेज है, वो किस तरीके से होनी चाहिए। सिंपल भाषा में समझे तो हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग तरीके से आपका पढ़ाने का तरीका जो है वो अलग अलग होना चाहिए। आपका जो शिक्षा और समन्वय है वो क्या कहता है कि हर एज ग्रुप के लिए, हर आयु के अनुसार, हर आयु समूह के अनुसार, हर एज ग्रुप के अनुसार आपका जो तरीका है वो पढ़ाने का वो अलग तरीके से होना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें प्ले वे मेथड से पढ़ाएंगे, खेल के थ्रू पढ़ाएंगे, चित्रों से पढ़ाएंगे। ठीक है,
और आपकी राइम्स है, गीत है, उनसे पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर बड़े बच्चे हैं तो आप उन्हें कोई स्टोरी समझाएंगे, कहानी पढ़ाएंगे, परियोजना कार्य देंगे यानी आपके प्रोजेक्ट देंगे, प्रयोग कराएंगे यानी उनसे एक्सपेरिमेंट कराएंगे। और अगर आपके टीनेजर्स हैं यानी कि किशोरों के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं शिक्षा, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, डिस्कशन मेथड को रखेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपको डिस्कशन यानी कि आपका जो चर्चा है, ठीक है, चर्चा को रखेंगे, डिबेट को रखेंगे जिसको आप वाद विवाद के नाम से जानते हैं, शोध को रखेंगे जिसको आप रिसर्च के नाम से जानते हैं। तो इसी तरीके से आप हर आयु के अनुसार आप अपनी शिक्षा को रखेंगे। अगर वहीं वयस्कों के लिए देखें तो वयस्कों के लिए भी आपको क्या करना है, व्यवहारिक शिक्षा रखनी है यानी प्रैक्टिकल रखनी है। शिक्षा को कैसे रखना है, एकदम व्यवहारिक बनाना है, प्रैक्टिकल बनाना है। और लाइफ स्किल्स आपको उसमें सिखाना बहुत जरूरी है, यानी जीवन के अनुसार आप किस तरीके से जीवन उपयोगी उन्हें सीख दे सकते हैं वयस्कों को। ठीक है, तो आपको उसमें आपकी लाइफ स्किल्स होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम शैक्षिक क्रियाकलापों की बात करें तो यहाँ पे बच्चों के लिए जैसे मैंने भी आपको बताया, खेल, कहानी सुनाना, चित्र बनाना, गीत, समूह गतिविधियां, और किशोरों के लिए वाद विवाद, परियोजना कार्य, समस्या समाधान और नेतृत्व कार्य। ठीक है, तो इस तरीके से आप शैक्षिक क्रियाकलाप करा सकते हैं किशोरों को। और वयस्कों की बात करें तो यहाँ पे आप उन्हें कार्यशाला में ले जाके करा सकते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण दे सकते हैं, कौशल जो विकास है उसको भी बना सकते हैं, और इसके साथ साथ आपका ये जीवन पर्यंत शिक्षा होती है। तो अब हम इसका अगर हम समकेतित पूर्ण अवलोकन की बात करें यानी ओवरव्यू की बात करें, तो ये क्या कहता है कि जो आपका मानव विकास है, इस चैप्टर का जो इस यूनिट का जो आपका जो ओवरव्यू है, ठीक है, ओवरव्यू आपका क्या कहता है कि मानव विकास जीवन भर चलने वाली आपकी प्रक्रिया है। ये आपको हेरिडिटी में भी देख सकने को मिलती है। ठीक है, यानी आपका वंशानुक्रम होती है, एनवायरमेंट से रिलेटेड होती है, पर्यावरण से संबंधित होती है, परिवार की भूमिका की भी होती है इसके अंदर। ठीक है, विद्यालय भी प्रभावित करता है, समाज, संस्कृति, ये सभी के सब मिलके क्या करते हैं, आपके मानव विकास को प्रभावित करते हैं। और विकास जो होता है आपकी अलग अलग अवस्थाओं में होता है, जैसे हमने पढ़ी शारीरिक अवस्था जो आपकी होती है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक, ये सभी क्या होते हैं, आपके विकास के आयाम होते हैं। जैसा हमने पढ़ा एरिक्सन, कोलबर्ग और आपके ब्रोन फैन ब्रेनर के सिद्धांत को भी हमने पढ़ा। और व्यक्तित्व और नैतिक जो आपका सिद्धांत जो हमने पढ़ा, पर्यावरण प्रभाव पढ़ा, इन सबको पढ़ना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी था। तो सामाजिक अंतरक्रिया भी हमने जानी, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और मानवीय आधारित शिक्षा को भी हमने समझा, और शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के जो विषय के केंद्र है उसको भी हमने जाना। तो ये था आपका एक ओवरव्यू इस पूरी यूनिट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके शॉर्ट कंक्लूजन की यानी संक्षिप्त निष्कर्ष की। तो मानव विकास की समझ को हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, यानी मानव विकास जो है वो सबका अलग अलग हो रहा है, इंडिविजुअल अलग अलग होता है, भिन्नताएं होती हैं, तो उसका हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। विद्यार्थियों को की एक उचित सहायता करनी चाहिए, एक हेल्प देनी चाहिए। मानवीय शैक्षिक वातावरण हमें बनाना सिखाती है और हमें याद दिलाती है कि जीवन की हर अवस्था जो है हर अवस्था का अपना एक महत्व होता है, उसके सामने एक चुनौती होती है और संभावनाएं होती है। तो ये था आपका निष्कर्ष। ठीक है, जिसको हमने जाना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो इसी के साथ आपकी जो यूनिट नंबर जो 3 है वो भी आपकी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करा। ठीक है, इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होती है, चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करा, चैप्टर नंबर 2 हमने जाना, फिर इसी प्रकार हमने चैप्टर नंबर 3 को भी डिस्कस करा। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी यूनिट नंबर 3, जिसके सभी टॉपिक्स को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये फ्री नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पेज पे भी फॉलो करके डायरेक्ट डीएम करके भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे क्लास की सारी अपडेट मिलती है और सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स भी आपको वहाँ पे मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।